हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से ये एक रिवीजन वीडियो बनने वाली है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है एडिटिंग में इतनी अच्छी ना हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो ये चैप्टर 10 है हमारा क्लास 11th का, और इसका नाम है मूल निवासियों का विस्थापन। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले नाम समझना होगा कि मूल निवासी क्या होता है। देखिए, मूल निवासी होते हैं वो लोग जो उसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर वो पैदा हुए होते हैं या उनका बर्थ हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इंडिया में पैदा हुए और इंडिया में ही रह रहे हैं, तो कहा जाएगा कि हम सब लोग कहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिया के। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कुछ मूल निवासियों के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहाँ के थे, कुछ अमेरिका के थे और कुछ ऑस्ट्रेलिया के थे। और इस लोग कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, और कुछ लोग गए थे ऑस्ट्रेलिया। तो इस पूरे चैप्टर में आपको दो कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के बारे में और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है। और इन दोनों जगहों पर यूरोप से कुछ लोग गए थे व्यापार करने के लिए या फिर नई चीज़ों को खोजने के लिए। और इन मूल निवासियों का विस्थापन विस्थापन मतलब होता है कि कोई इंसान जब एक जगह पर रह रहा होता है और उसको उस जगह से हटा दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है विस्थापन। जैसे सबसे पहले हमें बताया गया है कि औपनिवेशिक विस्तार। औपनिवेशिक विस्तार क्या होता है कि कुछ जो शक्तिशाली कंट्रीज़ होती हैं वो जब किसी कमज़ोर या ऐसे देश पर अपना कंट्रोल कर लेती हैं जहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज या संसाधन होते हैं, तो इसी को बोला जाता है औपनिवेशिक विस्तार। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूरोप से कंपनीज़ ने आकर इंडिया में अपना कब्जा कर लिया था, इसी को बोला जाता है औपनिवेशिक विस्तार। ठीक है। तो इंडिया जो है वो किसका उपनिवेश था, वो था ब्रिटेन का उपनिवेश। इसी तरीके से 17वीं सदी में यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने उपनिवेश बनाए ताकि वो उन जगहों से कुछ ना कुछ फ़ायदा ले सकें। 17वीं सदी के बाद क्या हुआ, सबसे पहले स्पेन और पुर्तगाल ने अपने कुछ उपनिवेश बनाए और इसी तरीके से उन्होंने अमेरिका में विस्तार किया। लेकिन 17वीं सदी के बाद फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाया और इन जगहों पर अपना कब्जा किया, जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। ये हमारा पॉइंट है हमारा सेटलर। अब ये आपको कुछ वर्ड समझने होंगे इस चैप्टर में कि सेटलर क्या होता है। सेटलर क्या होता है, देखो, आबादकार हिंदी में इसको बोलते हैं, यानी वो लोग जो किसी और जगह से आकर यहाँ पर बस गए, तो उनको क्या कहा जाएगा कि ये कहीं और से आए और आकर सेटल हो गए, इसीलिए इनको बोला गया सेटलर या आबादकार। जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप के लोग थे, जब वो अमेरिका में आकर बस गए तो वो वहाँ जब सेटल हो गए तो बोला गया कि ये लोग कौन है, सेटलर हैं, आबादकार हैं। और वर्ड है तो हमने देख लिया सेटलर कौन है। तो ये वर्ड दक्षिण अफ्रीका में डच लोगों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए यूज़ होता था। तो आपको ध्यान रखना होगा। सेटलर की डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं। नेटिव। नेटिव कौन होते हैं, नेटिव यानी कि इसका हिंदी में मतलब ही होता है मूल निवास। तो मूल निवासी यानी वो व्यक्ति जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो। जैसे मैंने आपको इंडिया का एग्जाम्पल बताया, ऐसे ही क्या हुआ, यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बाशिंदे के लिए प्रयोग होता था। यानी यूरोपीय लोग उन लोगों को नेटिव बोलते थे जहाँ पर वो जा रहे हैं, जिन इलाकों पे कब्जा कर रहे हैं और वहाँ पहले से ही कुछ लोग रह रहे हैं, तो वो कौन हो जाएंगे, मूल निवासी हो जाएंगे। यानी उनका मूल कहाँ का है, अमेरिका का ही है, वो जगह उनकी है, लेकिन बाद में वहाँ कौन सेटल हो गए थे, आकर वहाँ सेटल हो गए थे यूरोप के लोग। ठीक है। आज जो आप अमेरिका देखते हैं, अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो उस अमेरिका में जो लोग हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो यूरोप से आकर सेटल हुए थे, और जो वहाँ के असली मूल निवासी थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। तो यहाँ एक और वर्ड है वैम्पुम बेल्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, रंगीन सीपियों को आपस में सिलकर बनाई जाने वाली एक बेल्ट। इसी किसी समझौते के बाद स्थानीय कबीलों के बीच आदान प्रदान किया जाता था। यानी जो स्थानीय लोग रहा करते थे अमेरिका में, तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को कोई समझौता कर रहे हैं तो इस तरीके की एक बेल्ट दे दिया करते थे, जिसको बोला जाता था वैम्पुम बेल्ट। 18वीं सदी में पश्चिम यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, धर्म, शहरीपन के आधार पर करते थे। यानी सभ्य या सिविलाइज्ड व्यक्ति कौन सा है, जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास एक रिलीजन हो फॉलो करने के लिए, उसको कुछ शहरीपन पता हो। ठीक है। और वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी लेकिन लिखी नहीं जाती थी। अब यहाँ बात हो रही है अमेरिका की। गोल्ड रश और उद्योगों की वृद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो ये क्या था, यानी कि गोल्ड रश, गोल्ड या सोने को पाने की चाहत या उसकी जो एक आपाधापी होती है, उसी में बहुत सारे लोग यूरोप से अमेरिका आए थे। यूरोप के बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अगर हम अमेरिका जाएंगे तो हमें बहुत सारा सोना मिलेगा, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, हमें खेती करने का मौका मिलेगा, हमें व्यापार करने का मौका मिलेगा। तो इसी को बोला गया है गोल्ड रश, यानी सोने की चाह में बहुत सारे लोग यूरोप से आकर अमेरिका में सेटल हो गए थे और उन्हें ही क्या बोला गया है, सेटलर, या हिंदी में आबादकार। तो 1840 में क्या हुआ, कैलिफोर्निया में सोने के कुछ चिन्ह मिले और गोल्ड रश का प्रारंभ हो गया। रेलवे लाइनों का भी इसीलिए उन्होंने बहुत जगह पर निर्माण किया, औद्योगिक नगरों का विकास किया गया और कई कारखाने भी इस टाइम पर बनाए गए। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अब अबॉर्जिनीज। अबॉर्जिनीज क्या है, अब देखिए, मैंने आपको बताया हमें दो कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ना है, एक अमेरिका और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पीडीएफ है इसमें मिक्स करके दोनों के बारे में बता दिया है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे तो उसमें सेपरेट करके दिया हुआ है। पहले अमेरिका के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया जाएगा। तो अबॉर्जिनीज जो वर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। ये उन लोगों को कहा जाता था जो मनुष्य या आदि मानव हैं और ऑस्ट्रेलिया में शुरुआती टाइम से रह रहे हैं, यानी बहुत पुराने समय से जो लोग रहते आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें क्या बोला जाएगा, अबॉर्जिनीज। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, मूल निवासी मतलब जो यहाँ पहले से रह रहे हैं, जो वहीं पैदा हुए और वहीं रह रहे हैं काफ़ी सालों से,
स्टार्टिंग में तो इन मूल निवासियों से जो यूरोप के लोग थे उन्होंने बहुत दोस्ताना व्यवहार किया, लेकिन फिर क्या हुआ, एक मूल निवासी ने एक दिन कैप्टन कुक जो कि यूरोपीय थे उनकी हत्या कर दी। और इसके बाद क्या हुआ, जो यूरोपीय या ब्रिटिश लोग थे उन्होंने पूरी तरीके से अपना रवैया चेंज कर दिया और वहाँ के जो मूल निवासी थे उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया, उनको मारा, उनकी ज़मीनें छीनी और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें की। ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ हुई कि दक्षिण एशिया में भी अब व्यापारिक कंपनियों ने अपना विस्तार शुरू किया और वहाँ के राजाओं को हराया और अपना प्रभाव बनाए रखा। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया को भी एक कंपनी ने ही उपनिवेश बनाया था और वो कंपनी कौन सी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटेन की थी। तो उस टाइम पे बहुत सारे देशों की कुछ कंपनीज हुआ करती थी जो कि अलग अलग जगहों पर जाकर व्यापार करने की कोशिश करती थी और उसी व्यापार करने में वो बहुत सारे देशों को अपना क्या बना लेते थे, उपनिवेश बना लिया था। हालांकि वो आए थे ये बोलकर कि हम व्यापार करना चाहते हैं इंडिया से, लेकिन धीरे धीरे उनके मकसद कुछ और हुआ करते थे और उन्होंने हमारे पूरे देश पर ही कंट्रोल कर लिया था। तो अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में जब व्यापार किया गया तो सबसे पहले यूरोपीय लोगों ने वहाँ पर समुद्र तटों पर ही व्यापार किया, क्योंकि अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा महाद्वीप है। तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने साइड में समुद्र तटों पर ही व्यापार किया, अंदर नहीं गए। लेकिन 19वीं सदी में क्या हुआ, भीतरी इलाकों में भी यूरोपीय लोगों ने एंट्री करने की हिम्मत दिखाई। इसके अलावा यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य अफ्रीका उपनिवेशों के रूप में बंटवारे का भी समझौता हुआ। बाद में क्या हुआ, यूरोपीय राष्ट्र जो थे उन्होंने अफ्रीका को अपना उपनिवेश बनाया और उसको कई हिस्सों में बांट लिया। ठीक है, इस हिस्से पर ब्रिटेन का कंट्रोल होगा, इस हिस्से पर फ्रांस का कंट्रोल होगा। इस तरीके से अफ्रीका को डिवाइड कर दिया था। अगर हम उत्तरी अमेरिका के मूल बाशिंदे, देखिए मूल बाशिंदे बोला जाए या नेटिव बोला जाए इंग्लिश में, या फिर मूल निवासी बोला जाए, ये सब एक ही मतलब है। तो यहाँ बोला गया है जो मूल बाशिंदे होते थे अमेरिका के, वो गाँव में रहते थे, मछली मांस खाते थे और सब्जियाँ और मकई उगाते थे। इसका मतलब बहुत सादा जीवन वो बिताते थे। और वहाँ पर कोई राजा हो, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य हो, एम्पायर हो, इस तरीके की हमें कोई आइडियोलॉजी देखने को वहाँ नहीं मिलती है। और उनके जो रिलेशन होते थे दूसरे लोगों से, वो कैसे होते थे, दोस्तियाँ कायम करते थे वो लोग, दूसरे लोगों को गिफ्ट्स देते थे। यही उनकी क्या थी, परंपरा थी। और जब 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी यहाँ पर आए तो वो क्यों आए थे, यहाँ पर वो लोग आए थे मछली और रोएदार खाल का व्यापार करने के लिए। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपीय लोगों के साथ अमेरिका में बसने के लिए और लोग भी आ गए। जैसे कि मैंने बताया था, गोल्ड रश था, लोगों को लग रहा था कि हमें वहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा, बहुत सारा काम करने के मौके मिलेंगे। इसीलिए भी अमेरिका में यूरोप से आकर कुछ लोग बसने लग गए और कुछ लोग वो भी थे जो ईसाइयत के उत्पीड़न का शिकार थे। यानी यूरोप में क्या था, ईसाई रिलीजन था, तो उसी से कुछ लोग परेशान भी थे और वो परेशान लोग भी कहाँ आ गए थे, उन्हें लग रहा था कि हम यहाँ पर आकर नई ज़िंदगी बिता सकते हैं, तो वो भी लोग अमेरिका में आकर बस गए थे। यूरोपीय लोगों ने कल्पना की, क्या कल्पना करते थे वो लोग, कि हम जब अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर मक्के के खेत होंगे। आज भी हम स्वीट कॉर्न्स खाते हैं, कॉर्न्स की जो खेती होती है बहुत ज़्यादा कहाँ होती है, अमेरिका में ही होती है। तो जो यूरोपियंस थे वो सोचते थे कि अमेरिका में हम जाएंगे तो वहाँ इतने सारे खेत लगा सकते हैं, वहाँ मक्के की खेती की जा सकती है और इन खेतों में कौन लोग जाकर बस जाएंगे, यूरोपीय लोगों से ये खेत आबाद होंगे यानी कि वहाँ यूरोपियंस लोग बसे होंगे। तो ऐसे ही एक ख्वाब जेफरसन नाम के एक जो व्यक्ति थे उन्होंने देखा था। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो मूल निवासी थे उनके साथ जो यूरोपियंस हैं वो बहुत बुरा कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनकी ज़मीनें छीन रहे थे और उनके साथ बेरहमी से पेश आ रहे थे। ये सारी चीज़ें भी यूरोपियंस ने की। यूरोपियंस ने अमेरिका के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को इतनी हद तक मारा कि वो इतने कम रह गए कि उनकी पॉपुलेशन सिर्फ ना के बराबर हो गई, यानी उनकी पॉपुलेशन सिर्फ कुछ ही % रह गई और यूरोप के लोग ही बसने लग गए वहाँ पर। यानी यूरोपियंस ने अपने लालच में पैसे कमाने के लिए, अपने व्यापार करने के लिए क्या किया, जो मूल निवासी थे जिनकी वो जगह थी उनकी ज़मीनों को छीना, उन्हें उनकी ज़मीनों से हटा दिया और अगर कोई हटने को तैयार नहीं होता था तो उसको क्या किया जाता था, उसको मार दिया जाता था। तो अगला आप देख सकते हैं पॉइंट में यही बताया गया है कि मूल निवासी काफ़ी संख्या में मौत का शिकार हुए। अब मौत का शिकार इन्हें किसने बनाया, यूरोपियंस ने। यूरोपियंस आते थे अमेरिका में और जो वहाँ के मूल निवासी होते थे उनको मारते थे और मारने के बाद उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते थे। और यहाँ पर जब काम करवाने की बात होती थी खेतों में, तो खेतों में काम कौन करता था, ज़्यादातर जो स्लेव या दास होते थे, जो कि कहाँ से आते थे, अफ्रीका से आते थे दास जो। लेकिन ये जो दास प्रथा है इसका बाद में फिर विरोध होने लग गया और फिर क्या हुआ, 1861 से 65 में बहुत सारे संघर्षों के बाद इस प्रथा का अंत हुआ। यानी फिर दास प्रथा को बैन कर दिया गया। बोला गया कि अब कोई भी दास व्यापार नहीं करेगा, कोई भी किसी को गुलाम नहीं बना सकता है, स्लेव नहीं बना सकता। जैसे जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में यूरोपीय बस्तियों का विस्तार हुआ, ज़मीन की बिक्री के समझौते के बाद मूल निवासियों को वहाँ से हटने के लिए विवश होना पड़ा या मजबूर होना पड़ा। ठीक है, नहीं हटेंगे तो क्या कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था। ठीक है, कुछ मूल निवासियों को पश्चिम की ओर ढकेल दिया गया, यानी उनको उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया। उन्हें उस जगह से भी उन्हें हटा दिया गया अगर जहाँ पर सीसा हो, ज़मीन के अंदर सोना हो, तेल जैसे खनिज पदार्थ हो। यानी अगर यूरोपियंस को लग रहा है कि इस ज़मीन के नीचे सोना, सीसा, तेल या बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो क्या करते थे वो लोग, मूल निवासियों को उनकी जगह से हटा दिया करते थे। और फिर क्या किया, मूल निवासियों को कुछ इलाके दे दिए, छोटे इलाके जिनको बोला गया रिजर्वेशंस। ठीक है, ये ऐसी ज़मीन थी जिससे उनका कोई पहले से लेना देना नहीं था, लेकिन सिर्फ उनको रहने के लिए वो छोटी छोटी जगहें दे दी थी।
उत्तरी अमेरिका में अब क्या होने लग गया, औद्योगिक विकास होने लग गया। अब हम देख रहे हैं कि यूरोप से जो लोग हैं वो यहाँ आकर सेटल होने लग गए और उन्हें लग रहा था यहीं पर ही अब हम अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने इस जगह का डेवलपमेंट करना शुरू करा। उसी में से एक था औद्योगिक विकास। इसके लिए उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइनें बिछाई, उन्होंने परिवहन का विकास किया, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी डेवलप किया ताकि वहाँ पर आसानी से व्यापार किया जा सके। 1892 में क्या हुआ, अब यूएसए का जो विस्तार था, विकास था, काफ़ी हद तक हो चुका था। जो आज आप अमेरिका देखते हैं ये उस टाइम की बात हो रही है। 1892 तक उसका काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुका था। 1770 के दशक में आबादकारों द्वारा लोकतांत्रिक भावनाओं को बुलंद किया गया। यानी अब क्या होने लग गया, बहुत सारे जो सेटलर हैं उन्हें लगा कि अब यहाँ पर भी कोई संविधान होना चाहिए, यहाँ के लोगों को अब अधिकार मिलने चाहिए। किन लोगों को, जो यूरोप से आकर बने। तो इसीलिए संपत्ति के अधिकार को भी शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट है 1934 में क्या हुआ, इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूएसए में बनाया गया। ये कानून था और इसमें क्या किया गया कि जो रिजर्वेशंस में ज़मीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार मूल निवासियों के लिए स्वीकृत किया गया, यानी उनको भी अब कुछ अधिकार दे दिए गए। यानी आप देख रहे हैं इतने सालों से बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर उन्हें कुछ अधिकार मिले हैं 1934 में। 1954 में क्या हुआ, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स के प्रावधानों के अधीन मूल निवासियों ने इस शर्त के साथ अब नागरिकता स्वीकार कर ली थी यूएसए की कि उनकी जो ज़मीन है, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, रिजर्वेशन वो उनसे वापस नहीं ली जाएंगी और उनकी जो परंपराएं हैं उनमें भी दखल अंदाजी नहीं की जाएगी। तो अब आप समझ रहे होंगे कि 1954 में भी उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। फिर हमें ऑस्ट्रेलिया की बात हमने देखी। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हुआ था, जो 40,000 साल पहले से वहाँ कुछ जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्या कहा गया, अबॉर्जिनीज। ऑस्ट्रेलिया में भी जो यूरोपियंस थे उन्होंने इसी तरीके से वहाँ के मूल निवासियों को मारा और वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा किया। वहाँ की जो ज़मीन होती है उसको बोला जाता है टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस का मतलब क्या है, वो ज़मीन जो किसी की नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो ज़मीन किसी की नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के साथ कोई ज़्यादा समझौते नहीं करने पड़े उन्होंने। अब ये सारी कहानी हो गई अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की, किस तरीके से यूरोप के लोग अमेरिका में जाकर बसे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बसे, और जब वो बसे वहाँ पर, जब वो वहाँ सेटल हुए तो उन्होंने वहीं के मूल निवासियों को, वहीं के नेटिव लोगों को हटा दिया था, उनकी जगहों से उनकी ज़मीनों को छीन लिया था। अब यहाँ लास्ट में कुछ बताया गया है कि जब कुछ सालों बाद क्या हुआ, सब चीज़ें सेटल हो गई। उसके बाद 1974 में अब जो मूल निवासी थे उनके बारे में हिस्ट्री को लिखना शुरू किया गया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, यूरोपियंस ने उनके साथ क्या किया, ये सारी चीज़ें अब लिखी जाने लग गई। और 1968 में एक मानव शास्त्री थे, उन्होंने क्या लिखा, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, इस नाम से एक लेख लिखा और इसी के बाद से बहुत सारे चेंजेस आए। और फिर क्या होने लग गया कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों की जो संस्कृति थी उसके बारे में अब यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई की जाने लग गई। यानी वही मूल निवासी जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, जिनको उनकी ज़मीनों से हटा दिया गया, बेदखल कर दिया गया, मार दिया गया, अब क्या होने लग गया, अब इन मूल निवासियों के इतिहास को जानने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए गए। तो अब आपको इस चैप्टर में इतना समझ आ ही गया होगा कि यहाँ पर मूल निवासी कौन है और उनका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, किन लोगों ने उनको उनकी ज़मीनों से हटाया। हम यहाँ पर दो महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे, एक था अमेरिका और दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अमेरिका जो है वहाँ पर भी यूरोप से लोग आकर बसे थे और जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर भी यूरोप से लोग आकर बस गए थे, और जो बस गए थे उन्हीं को क्या बोला गया है, सेटलर या आबादकार। तो इन दो जगहों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। ये थे सिर्फ रिविजन पॉइंट्स, बाकी आप अपनी एनसीईआरटी से और जो क्वेश्चन आंसर्स आपको बताए गए हैं उसमें से अच्छे से करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।